हेलो गाइज, आपका हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास ये सेकंड क्लास है और हम लोगों ने आपके लिए एक सीरीज चला रखी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम के लिए। तो आज इसकी जो है वो आपको सेकंड क्लास जो है हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर मिल रही है और इसके अंदर हम वो सारे टॉपिक करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। निम्नलिखित में से किस देश में आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय स्थित है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। दुबई के अंदर क्या है? तो दुबई के अंदर मुख्यालय है किसका? आईसीसी का मुख्यालय है। और जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। और प्रेजेंट टाइम में बात करें इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले। ये प्रेजेंट टाइम में आईसीसी के अध्यक्ष है। और इसके सीईओ कौन है प्रेजेंट टाइम में? जियोफ अलाड्रस। जियोफ अलाड्रस ये प्रेजेंट टाइम में आईसीसी के क्या है? सीईओ हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय दुबई के अंदर इसका मुख्यालय है। जो किस देश का शहर है अपना? ये संयुक्त अरब अमीरात का जो है क्या है? शहर है। अच्छा, संयुक्त अरब अमीरात ये यहाँ के वर्तमान में जो अपने प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? तो इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन रशीद। मोहम्मद बिन रशीद ये प्रेजेंट टाइम में यूएई की क्या है? प्रधानमंत्री हैं। और जो संयुक्त अरब अमीरात है इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसकी करेंसी है दिरहम। दिरहम ये किस देश की करेंसी है? तो ये है अपनी संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी है। यूके यूनाइटेड किंगडम। और प्रेजेंट टाइम में बात करें तो इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? तो वो है ऋषि सुनाक, जो एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ऋषि सुनाक ये प्रेजेंट टाइम में क्या है? तो ऋषि सुनाक प्रेजेंट टाइम में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। और यूके की राजधानी क्या है इसकी? तो इसकी राजधानी है लंदन। लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे पर जो है वो बसा हुआ है। कौन सा शहर? लंदन शहर। और न्यूजीलैंड यहाँ पर पहले थे क्रिप्स हिपिकन्स और अभी यहाँ पर चुनाव हुए हैं और उस चुनाव को किसके द्वारा जो है वो जीता गया है? तो क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन ये अपने क्या हैं? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। कौन भाई? क्रिस्टोफर लक्सन। और ऑस्ट्रेलिया इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है कैनबरा। कैनबरा इसकी राजधानी है। और वर्तमान में बात करें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज ये प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया देश के क्या हैं? ये प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, जो न्यूजीलैंड है ये कौन से महाद्वीप में आएगा? तो अभी एक 8वें महाद्वीप का मैप तैयार किया गया है। कौन सा? जियालैंडिया। तो जियालैंडिया का ही अपना एक भाग है। कौन सा देश भाई? न्यूजीलैंड। और इसकी राजधानी के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन। वेलिंगटन जो है वो किस देश की राजधानी है? न्यूजीलैंड देश की राजधानी है। और इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? तो इंग्लैंड की मुद्रा है पाउंड। पाउंड किस देश की मुद्रा है? तो ये है इंग्लैंड देश की। और ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की और यूएसए की उसकी क्या है भाई? डॉलर है। निम्नलिखित स्वतंत्र सेनानियों में से किसने जेल में महाकाव्य गीता रहस्य लिखा था? तो महाकाव्य गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया? लोकमान्य तिलक। और लोकमान्य तिलक ये किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। जब बाल गंगाधर तिलक हैं जब ये मांडले जेल में थे तब इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई। कौन सी? गीता रहस्य पुस्तक इनके द्वारा जो है वो लिखी गई। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि जो लोकमान्य तिलक है ये कांग्रेस के कौन से दल से संबंधित थे? यानी कि ये गरम दल में थे या फिर ये अपने नरम दल से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे गरम दल से। ठीक है, लाल, बाल और पाल ये अपना किससे संबंधित है तीनों? तो ये हैं गरम दल के व्यक्ति थे। जैसे अपना लाला लाजपत राय हो गया, बाल गंगाधर तिलक हो गया, पाल से क्या होगा? बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीन जो व्यक्ति थे ये अपना कौन से दल से संबंधित थे? गरम दल से जो है संबंधित थे कांग्रेस के। अच्छा, और लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक को और क्या कहा जाता है? तो भारत में अशांति का जनक। भारत में अशांति का जनक ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है लोकमान्य तिलक। और इनके द्वारा एक नारा दिया गया था। कौन सा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये किस व्यक्ति के द्वारा ये नारा दिया गया था? तो ये दिया गया था लोकमान्य तिलक के द्वारा जिसका नारा दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो ये भारत के प्रथम कानूनी मंत्री थे।
और इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तक जो है वो लिखी गई हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई हैं। तो एक पुस्तक काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, प्रॉब्लम ऑफ रूपी। प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और एक काफ़ी फेमस पुस्तक है इनकी, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और इनकी पत्रिका है कौन सी? मूक नायक पत्रिका। ये किसकी है? तो ये भी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। और महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है महात्मा गांधी की। और महात्मा गांधी के द्वारा और कौन सी पुस्तक को लिखा गया था? नवजीवन। नवजीवन। और जो नवजीवन इन्होंने लिखी थी वो कौन सी भाषा में लिखी थी? गुजराती भाषा में इनके द्वारा जो है वो लिखी गई थी। कौन सी भाई? नवजीवन। और भगत सिंह की पुस्तक भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। कौन सी पुस्तक लिखी थी इन्होंने भगत सिंह के द्वारा? तो इन्होंने लिखी थी मैं नास्तिक क्यों हूँ। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? भगत सिंह के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों को संविधान अधिनियम 2019 के द्वारा संशोधित किया गया था? यानी कि 103वां संविधान संशोधन आया था अपना, और उसके द्वारा कौन से आर्टिकल के अंदर जो है वो संशोधन किया गया था? तो ये किया गया था आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के अंदर जो है वो अपना क्या किया गया था भाई? संशोधन किया गया था। और जो आर्टिकल और जो अपना 103वां संविधान संशोधन है ये संबंधित किससे है? तो ये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए अपना कौन सा भी? तो वो अपना जैसे EWS, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन, और इसके तहत कितना परसेंट आरक्षण दिया जाता है? 10% का जो है वो आरक्षण दिया जाता है। तो वो कौन से आर्टिकल में जो है इसके अंदर चेंज किया गया? तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के अंदर जो है इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किया गया। और वैसे आपसे पूछा जाए कि जो आर्टिकल 14 है इस आर्टिकल के अंदर क्या है? तो कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 में। और आर्टिकल 17 में क्या है? तो वो अनटचेबिलिटी, अस्पर्शता का उल्लेख किसके अंदर है? आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 के अंदर किसका वर्णन है? तो उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत ये अपना किस आर्टिकल में आएगा? आर्टिकल 18 के अंदर जो ये आएगा। होजगिरी नृत्य रिंग समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है। तो रिंग एक प्रकार का अपना जनजातीय समुदाय है और ये एक आदिवासी नृत्य रूप है जो निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? होजगिरी नृत्य। तो होजगिरी नृत्य का जो आयोजन है वो कहाँ पर होता है? त्रिपुरा राज्य के अंदर होता है। कौन सा नृत्य भी? होजगिरी नृत्य। और जो ये नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा। महिलाओं और युवा लड़कियों के द्वारा नृत्य किया जाता है। कौन सा? होजगिरी नृत्य, जो किस राज्य का है? त्रिपुरा राज्य का है। और ये जो नृत्य है वो दशहरा के 3 दिन के बाद में किया जाता है। दशहरा के 3 दिन के बाद में आता है नृत्य। कौन सा भी? होजगिरी नृत्य। और असम का कौन सा नृत्य है काफ़ी फेमस? बिहू। और बिहू कौन कौन सा है? एक तो होता है बोगा बिहू और एक होता है काटी बिहू। काटी बिहू ये जो कार्तिक जो है अपना महीना अक्टूबर महीने के अंदर होता है, और बोगा बिहू ये किस महीने में होता है? अप्रैल महीने के अंदर होता है बोगा बिहू। और असम का अपना एक नृत्य और है जो शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? सत्रिया। सत्रिया किसका शास्त्रीय नृत्य है? असम राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य है। पश्चिमी बंगाल, यहाँ की अपनी जो है वो कौन सी पूजा फेमस है? तो यहाँ की दुर्गा पूजा जो है वो फेमस है। कौन से राज्य की भी? पश्चिमी बंगाल राज्य की। तो यहाँ पर पूछा गया है होजगिरी नृत्य रिंग समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है। तो ये किससे संबंधित है? त्रिपुरा राज्य से जो है संबंधित है। त्रिपुरा, इसकी राजधानी क्या है? तो त्रिपुरा की राजधानी है भी अगरतला। अगरतला जो है ये त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। इल्बर्ट बिल किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? तो इल्बर्ट बिल ये किया गया था 1883 में। 1883 में इल्बर्ट बिल का जो है वो प्रस्तावित किया गया था। और भारत में ये लागू कब किया गया था? तो लागू हुआ था ये 1 मई 1884 को इल्बर्ट बिल को जो है वो लागू किया गया था। और इल्बर्ट बिल का संबंध किससे है? तो ये एक तरीके से भारतीय न्यायाधीशों के लिए लाया गया था। भारतीय न्यायाधीशों के लिए लाया गया था। और किसके जो है ये संदर्भ में लाया गया था? अंग्रेज़ों से जुड़े हुए जो भी अपने न्यायालय के अंदर जो भी मामले हैं उस पर सुनवाई का अधिकार ये भारतीय न्यायाधीश भी रख सकते हैं।
तो उसके उपलक्ष्य में ये बिल लाया गया था, इल्बर्ट बिल। और किस व्यक्ति के द्वारा ये लाया गया था, तो वो लाया गया था लॉर्ड रिपन, क्योंकि इल्बर्ट बिल जब लाया गया था भारत में तो उस समय पर भारत के वायसराय कौन थे, 1883 में लॉर्ड रिपन थे। और लागू कब हुआ है, 1 मई 1884 को इल्बर्ट बिल जो है वो लागू किया गया। अच्छा, जो लॉर्ड रिपन है इनको भारत में क्या कहा जाता है, तो इनको भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक ये किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। और लॉर्ड रिपन ने आते ही कौन सा एक्ट जो है वो निरस्त किया था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है वो निरस्त करने का काम किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसको लगाया तो किसने था, लॉर्ड लिटन ने, लेकिन इसको हटाया किसने, लॉर्ड रिपन ने इसको हटाया। और इन्हीं के समय पर 1881 में भारत में कौन सी जनगणना हुई थी, नियमित जनगणना। नियमित जनगणना ये किसके समय पर शुरू की गई थी भारत में, लॉर्ड रिपन के समय पर ही शुरू की गई थी। कब हुई थी, 1881 में ये शुरू की गई थी। और 1873 में कौन से जो है समाज की स्थापना की गई थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना। सत्यशोधक समाज की स्थापना ये किस वर्ष में की गई थी, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी 1873 में। और किसके द्वारा की गई थी, ये ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है वो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक खारे पानी की झील है और उड़ीसा के जिलों में फैले मुहाने चरित्र के साथ में उथला लेगुन है। तो लेगुन झील है अपनी उड़ीसा के अंदर, कौन सी है, तो वो है चिल्का झील। चिल्का झील ये एशिया की सबसे बड़ी लेगुन झील है। एशिया की सबसे बड़ी जो लेगुन झील है वो कौन सी है, तो वो है चिल्का झील। और भारत में कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य के अंदर है चिल्का झील। और वुल्लर झील ये क्या है, तो भारत की सबसे मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है, वुल्लर झील। और वुल्लर झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। और पिछोला झील ये किस राज्य में है, राजस्थान राज्य में। और राजस्थान में भी कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है पिछोला झील। और बड़ा तालाब ये मध्य प्रदेश के अंदर है, बड़ा तालाब। अच्छा, भारत का प्रथम रामसर साइट कौन सा था, भारत का प्रथम जो रामसर साइट है वो कौन सा है, तो वो है चिल्का झील। और इसको रामसर साइट कब बनाया गया था, 1981 में जो है इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। और यहाँ पर कैसी डॉल्फिन पाई जाती हैं चिल्का झील के अंदर, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर इरावदी डॉल्फिन पाई जाती हैं। इरावदी डॉल्फिन ये कौन सी झील में पाई जाती हैं भाई, तो ये पाई जाती हैं चिल्का झील में, जो भारत के किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है चिल्का झील। कोलेरू झील किस राज्य में है, कोलेरू झील है अपना आंध्र प्रदेश राज्य में। कोलेरू झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर है कोलेरू झील। पुलकिट झील ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है अपनी कौन सी झील भाई, पुलकिट झील। और कोलेरू झील अपनी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। IFTAS भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाएं, यानी कि इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, निम्नलिखित में से किस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, तो ये है RBI। RBI की ये एक स्वामित्व वाली कंपनी है, ठीक। तो जो भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवा जो अपना कंपनी है, ये किस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अपनी कंपनी है, तो ये है RBI। RBI के सहयोग से जो है इसका स्थापना की गई थी। और RBI के बारे में बात करें तो RBI की स्थापना कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना जो है वो की गई थी। और कौन सी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसके प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ब्रिटिश गवर्नर थे इसके प्रथम, ओसबोर्न स्मिथ। ये RBI के प्रथम क्या थे भाई, गवर्नर थे। अच्छा, कौन से एक्ट के तहत की गई थी ये, तो 1934 के एक्ट के तहत RBI की जो है वो स्थापना की गई थी। और राष्ट्रीयकरण कब किया गया था इसका, 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रेजेंट टाइम में बात करें तो इसका RBI का गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो वो कौन है, शक्तिकांत दास है। और कौन से नंबर के गवर्नर है वो, 25वें नंबर के गवर्नर है कौन भाई, शक्तिकांत दास। इसमें दे रखा SBI, तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में इसकी स्थापना हुई। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार खारा। ये प्रेजेंट टाइम में SBI के क्या हैं, ये अध्यक्ष हैं। और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड, इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो IMF और वर्ल्ड बैंक इन दोनों की स्थापना साथ में की गई थी 1944 में। 1944 में IMF की स्थापना की गई। और प्रेजेंट टाइम में IMF का जो अध्यक्ष है वो कौन है, क्रिस्टीना जॉर्जिया।
क्रिस्टीना जॉर्जिया, ये प्रेजेंट टाइम में IMF की क्या है भाई, ये अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष कौन है, तो वो है गीता गोपीनाथ, ये IMF की वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। और ICICI बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है, CEO MD और CEO कौन है ICICI बैंक के, संदीप बख्शी। संदीप बख्शी ये प्रेजेंट टाइम में ICICI बैंक के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, तो MD CEO है इसके संदीप बख्शी। और 1894 में कौन सी बैंक की स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी पंजाब नेशनल बैंक की। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1894 में। और इसका वर्तमान में MD CEO कौन है, अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल ये वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के क्या है, MD और CEO हैं। और 1994 में एक तो स्थापना हुई अपनी किसकी, ICICI बैंक की। और HDFC बैंक की स्थापना भी कब की गई थी, 1994 में जो है वो की गई थी। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी अध्यक्षता जो है वो की गई थी काका कालेलेकर के द्वारा। काका कालेलेकर के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई। और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 1959 में जो है इसकी स्थापना करने का काम किया गया था। वर्तमान में बात करें इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर। हंसराज गंगाराम अहीर ये प्रेजेंट टाइम में क्या है भाई, तो पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रेजेंट टाइम में क्या है, हंसराज गंगाराम अहीर ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ आयोग के बारे में बात कर लें, जैसे अपना वित्त आयोग। वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1951 में वित्त आयोग की स्थापना की गई। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, KC नियोगी थी। और चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1950 में। 28 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई। और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे भारत के, सुकुमार सेन थे। और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। और प्रेजेंट टाइम में बात करें इसका अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग का, रेखा शर्मा ये वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या है भी अध्यक्ष है। और मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी 1993 में, इसकी जो है वो स्थापना करने का काम किया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, काका कालेलेकर के द्वारा। और प्रेजेंट टाइम में कौन है इसका अध्यक्ष है, हंसराज गंगाराम अहीर इस वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है। क्या जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है, तो जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक गणना जो है अपनी क्या कहलाती है, जनगणना कहलाती है। ठीक है। और भारत में प्रथम जनगणना ये कब हुई थी, 1872 में। किसके समय पर हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय पर। फिर नियमित जनगणना कब हुई थी, 1881 में। किसके समय पर हुई, लॉर्ड रिपन के समय पर। और तब से जो है वो हर 10 वर्ष में क्या हो रही है, नियमित जनगणना हो रही है। और 2021 में हालांकि नहीं हुई, होनी चाहिए थी। क्यों, क्योंकि उस समय पर क्या चल रहा था, कोविड चल रहा था। ठीक है। अभी तो ये चुनाव के बाद में जो है वो करवाई जाएगी। और आपसे पूछें कि 2011 में जो जनगणना थी भारत की, वो कौन से नंबर की जनगणना थी, तो वो कौन से नंबर की जनगणना थी, तो वो थी 15वें नंबर की जनगणना। और स्वतंत्र भारत की वो कौन सी जनगणना थी, तो स्वतंत्र भारत की है ये 7वीं जनगणना। स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी, 2011 में 7वीं नंबर की जो है जनगणना रही। और इसमें बात करें जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य रहा वो कौन सा रहा, केरल रहा। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा रहा, हरियाणा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, यूपी में। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, सिक्किम राज्य के अंदर सबसे कम है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है अभी, तो वो कौन सा है, गोवा सबसे कम। बाल लिंगानुपात मैंने बताया था आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको ये। तो बाल लिंगानुपात कितना है भारत का, 919। और वैसे लिंगानुपात कितना है भारत का, 943 है। और जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही भारत का जनसंख्या घनत्व है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा होगा भाई, तो वो होगा अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और बिहार का कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व है। कल हमने देखा था कि 2011 से लेकर 2019 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि
किस राज्य में हुई है? तो ये हुई थी बिहार राज्य में। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि जनसंख्या जो समय-समय पर होती है, उसकी एक गणना को हम क्या कहेंगे? तो उसको गणना को कहा जाता है क्या? जनगणना कहा जाता है। भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत है ये की गई थी 1998 में। केसीसी जो योजना है किस वर्ष में आई थी? 1998 में योजना को शुरू किया गया था। और क्या था इसके तहत? तो इसके तहत जो है वो किसानों को जो है वो ऋण के अंदर ब्याज में छूट दी जाएगी, ठीक है। तब ये अपनी योजना लाई गई थी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किस वर्ष में लाई गई थी भैया? 1998 में लाई गई थी। और किसकी सहायक से इसको लाया गया था? नाबार्ड की सहायक से जो इसको लाया गया था, नाबार्ड। तो नाबार्ड इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और प्रेजेंट टाइम में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? केवी साजे। केवी साजे ये प्रेजेंट टाइम में किसके अध्यक्ष? अभी नाबार्ड के जो है क्या है? अध्यक्ष हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में संगमरमर के नकाशीदार दिलवाड़ा जैन मंदिर है जो विभिन्न जैन तीर्थंकर के आश्रित है? तो आपसे सीधा ये पूछा गया है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर ये भारत में कहाँ पर है? तो ये भारत के राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है अपना कौन सा मंदिर भाई? दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अपना माउंट आबू के अंदर है। क्या भाई? दिलवाड़ा जैन मंदिर। यहाँ पर कुछ मंदिरों के बारे में बात कर ले। जैसे एक मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर ये भारत में कहाँ पर है? तो विरूपाक्ष मंदिर है भारत के कर्नाटक राज्य के अंदर है विरूपाक्ष मंदिर। लिंगराज मंदिर किस राज्य में है? तो लिंगराज मंदिर। और कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, ब्लैक पगोड़ा, तो ये कहाँ पर है? तो ये पड़ते हैं उड़ीसा राज्य के अंदर है भी। कौन सा? लिंगराज मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में है। और कामाख्या देवी मंदिर ये भारत में कहाँ पर है? असम राज्य के अंदर है कामाख्या देवी मंदिर। और तमिलनाडु राज्य के अंदर कौन कौन से मंदिर हैं? तो एक तो है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर ये काफी बार एग्जाम में आया है। बृहदेश्वर मंदिर ये तमिलनाडु के कौन से शहर में स्थापित है? तो तंजौर के अंदर है। कौन सा भाई? बृहदेश्वर मंदिर। और रंगनाथ स्वामी मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर ये भी कहाँ पर है भाई? तो ये भी है कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य के अंदर। और केरल में कौन सा मंदिर है प्रसिद्ध? तो केरल में है सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर ये कहाँ पर है भाई? तो केरल के अंदर है सबरीमाला मंदिर। और जयपुर को क्या कहा जाता है भारत का? तो भारत की पिंक सिटी है। कौन सी भाई? जयपुर। और किस राज्य की राजधानी है? राजस्थान राज्य की क्या है भाई? राजधानी है। और पुणे इसको क्या कहा जाता है भारत के अंदर? तो पुणे शहर को जो है वो भारत का डेक्कन क्वीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेक्कन क्वीन कहा जाता है पुणे को। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे, बता सकते हो कि मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? और मुंबई को नासिक से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ठीक है, तो आपको ये आंसर करना है कमेंट बॉक्स में कि मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है और मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। कौन सा उत्सव हर साल पंजाब में 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है और यह सिख समुदाय के खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है? तो वो कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो 13 या 14 अप्रैल को अपना कौन सा उत्सव आता है भाई? बैसाखी। 13 या 14 अप्रैल को आता है अपना भाई कौन सा? बैसाखी। और ये किस राज्य का है अपना? पंजाब राज्य का जो अपना ये फेस्टिवल है बैसाखी। अच्छा, जो होला मोहल्ला है ये अपना कब मनाया जाता है? तो होली के कुछ दिन के बाद में इसको मनाया जाता है भी होला मोहल्ला। और लोहड़ी ये मनाया जाता है 13 जनवरी, मकर संक्रांति से पहले अपना मनाया जाता है भाई क्या? लोहड़ी। तो भारत के कुछ फेस्टिवल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक फेस्टिवल है संघाई फेस्टिवल, संघाई फेस्टिवल, सिरोई लिली फेस्टिवल, सिरोई लिली फेस्टिवल और कचाई लेमन फेस्टिवल, कचाई लेमन फेस्टिवल ये भारत के किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं मणिपुर राज्य में। मणिपुर राज्य में मनाए जाते हैं भाई संघाई फेस्टिवल, सिरोई लिली फेस्टिवल, कचाई लेमन फेस्टिवल। तो ये कहाँ पर होते हैं? मणिपुर राज्य में। और एक फेस्टिवल है बुथकम्मा, बुथकम्मा त्योहार ये किस राज्य का है? तो ये है तेलंगाना राज्य का। और तेलंगाना में और कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बोनालू त्योहार, ये भी किस राज्य का है भाई? तेलंगाना राज्य का है बोनालू त्योहार। केरल में कौन सा है? तो केरल में मनाया जाता है एक तो मकर विलक्कू त्योहार, मकर विलक्कू त्योहार केरल राज्य का है।
और एक त्योहार है अपना कौन सा, त्रिशूरपुरम। त्रिशूरपुरम ये भी किस राज्य का है, केरल का। और ओणम फेस्टिवल भी किस राज्य का है, केरल राज्य का। और तमिलनाडु में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो एक तो मनाया जाता है पोंगल। पोंगल फेस्टिवल किस राज्य का है, तमिलनाडु का। और थाईपुसम फेस्टिवल, थाईपुसम फेस्टिवल ये भी किस राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है थाईपुसम फेस्टिवल। और कंचोत पूछे आपसे, कंचोत फेस्टिवल ये किसका है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया जाता है अभी कौन सा, कंचोत फेस्टिवल। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के पीएम ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था, तो स्वच्छ भारत मिशन इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की जो है वो शुरुआत की गई थी। और आपसे पूछें कि 2 अक्टूबर को हम किसके रूप में मनाते हैं पूरे विश्व में, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर एक तो जयंती आती है किसकी, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आती है 2 अक्टूबर को। और महात्मा गांधी की जयंती भी कब आती है अपनी, 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी की जयंती आती है, तभी हम मनाते हैं, उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और 2 अक्टूबर 1869 को क्या हुआ था भाई, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कहाँ पर, पोरबंदर गुजरात राज्य के अंदर जो है वो महात्मा गांधी का क्या हुआ था भाई, जन्म हुआ था। और महात्मा गांधी के द्वारा कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया गया था, तो 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन था उसमें भाग लिया था किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। तो कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कितनी बार की, तो सिर्फ एक ही बार की, और वो कब की, 1924 में। तो इन्हीं की जयंती पर भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की 2 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो इसकी शुरुआत की गई थी। अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो समतल भूमि से थोड़ा ऊंचा ऊंचा जो अपना होता है वो क्या होता है, तो उस क्षेत्र को कहा जाता है पठार। पठार ये अपना 300 मीटर की लगभग ऊंचाई के वाले होते हैं, उनको क्या कहा जाता है भाई, पठार कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वो कौन सा होगा, तिब्बती पठार ये विश्व का क्या है भाई, सबसे ऊंचा पठार है। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट एवरेस्ट डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 29 मई को मनाया जाता है कौन सा दिवस भाई, माउंट एवरेस्ट दिवस। और सबसे ऊंचा हिमनद कौन सा है, तो सबसे ऊंचा जो हिमनद है वो कौन सा है भाई, तो वो है लंबर्ट फिशर। लंबर्ट फिशर ये सबसे ऊंचा क्या है भाई, हिमनद है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पठार। चोल वंश की स्थापना निम्नलिखित शासकों में से किसके द्वारा की गई थी, तो चोल वंश की स्थापना ये की थी विजयालय चोल के द्वारा। विजयालय चोल के द्वारा जो है वो किस वंश की स्थापना की थी भाई, चोल वंश की जो है वो स्थापना की गई थी। और इसके सबसे जो शक्तिशाली शासक थे चोल वंश के वो कौन थे भाई, तो वो थे राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल इसके सबसे शक्तिशाली जो है वो क्या थे भाई, इसके शक्तिशाली अपने शासक थे। और जो राजा राज चोल हैं इनके द्वारा किसकी स्थापना की, तो आपने एक मंदिर सुना ना तमिलनाडु के अंदर, कौन सा, बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, राजा राज चोल के द्वारा जो इसका निर्माण किया गया था। एक क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चोल साम्राज्य में जबरन सरमकर को क्या कहा जाता है, जबरन सरमकर का नाम क्या है, तो उसका नाम ध्यान रख लेना वेट्टीकर है भाई, क्या नाम है, वेट्टी। तो वेट्टी एक प्रकार का क्या था, जबरन श्रम कर था क्या भाई, चोल शासक के अंदर। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन 3 सूची संघ और राज्य और संवर्ती का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो करती है भी 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची इसके अंदर कितनी सूचियों का उल्लेख है, तो 3 सूचियों का उल्लेख है, केंद्र राज्य की सूची और संवर्ती सूची। बात करें प्रेजेंट टाइम में भारत की
जो कितनी अनुसूचियां हैं संविधान में, तो प्रेजेंट टाइम में भारत में 12 अनुसूची हैं। और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है नगर पालिका से। और 11वीं किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है भाई किससे, 11वीं है पंचायत से संबंधित। और 10वीं किससे है, दल बदल से संबंधित है अपनी 10वीं अनुसूची। और 9वीं किससे है, भूमि सुधार से संबंधित है अपनी कौन सी भाई, 9वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है, भाषाएं है अपनी 8वीं अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची के अंदर 3 सूचियां हैं, केंद्र की सूची, राज्य की सूची और संवर्धित सूची। बात करें केंद्र की सूची यानी कि जो अपनी संघ सूची है, उसमें कितने विषय आते हैं, टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं वो कितने हैं संघ सूची में, तो वो प्रेजेंट टाइम में ध्यान रख लेना 100 हैं अपने किसमें, संघ सूची में। और राज्य सूची में कितने विषय हैं, 61 विषय राज्य सूची में है। और संवर्धित सूची में कितने हैं भाई, 52 विषय अपने संवर्धित सूची में है। जैसे शिक्षा अपना किस सूची में आता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वन किस में आता है, तो शिक्षा, वन, जनसंख्या, ये सारी अपने किस में आती हैं भाई, संवर्धित सूची का ही अपना भाग है। और एक पूछा जाता है राज्य में पुलिस की सूची में आता है, तो पुलिस अपना राज्य सूची का विषय है। जैसे कृषि भी अपना किस सूची का विषय है, राज्य सूची का ही विषय है। रेलवे, हाईवे, संचार, रक्षा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये अपना किसका भी, केंद्र का विषय है। अच्छा, आपसे पूछें कि भारत ने संवर्धित सूची का प्रावधान संविधान में किस देश से लिया है, तो ये लिया है ऑस्ट्रेलिया देश से। लेकिन जो केंद्र की सूची है और राज्यों की सूची है, इसका जो प्रावधान है वो किस देश से लिया है भारत ने, तो वो लिया है कनाडा के संविधान से लिया है, ठीक है। यानी और कनाडा के संविधान से हमने अवशिष्ट शक्तियां ली हैं भाई, अवशिष्ट शक्तियां ये कहाँ से ग्रहण की हैं भारत ने, कनाडा के संविधान से जो है वो अवशिष्ट शक्तियां भारत के द्वारा ग्रहण की गई हैं। और दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन है, तो इससे अपना वर्णन है वेतन का, ठीक है। वेतन से संबंधित कौन सी अनुसूची होगी अपनी, दूसरी अनुसूची होगी। तो प्रेजेंट टाइम में भारत में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो ये हैं 12 अनुसूचियां। यहाँ पर ध्यान रख लेना, संघ में कितने विषय हैं, 100 संघ में विषय हैं, राज्य में 61 हैं, और संवर्धित सूची में कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। निम्नलिखित में से किस धातु में सभी धातुओं की उच्चतम चालकता है, तो सबसे ज्यादा जो चालकता है आपको पता है किस मेटल में है, अपनी सिल्वर में भाई, ठीक है। यानी कि आपसे पूछें कि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो कौन सा है अपना, तो वो कौन सी मेटल है, सिल्वर मेटल है, ठीक है। सिल्वर मेटल ये अपनी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट भाई, ठीक। और एल्यूमिनियम ये भी क्या है, एक प्रकार की अपनी मेटल है। और एल्यूमिनियम के एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 13 इसका एटॉमिक नंबर है। और लोहा, आयरन, इसका एटॉमिक नंबर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो एटॉमिक नंबर 26 है अपना किसका, लोहे का एटॉमिक नंबर है क्या भी, 26। अच्छा, हमारी बॉडी में पाए जाने वाला जो लोहा है वो किस रूप में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अभी Fe+2, ठीक है, यानी कि फेरस के रूप में। हमारी बॉडी में पाए जाने वाला जो आयरन है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन आपको पता ना, उसके अंदर कौन सी धातु होती है अपनी, आयरन जो है वो धातु होती है अपनी हीमोग्लोबिन के अंदर। अच्छा, आपसे पूछें किस किस धातु की सबसे ज्यादा तन्यता होती है, तो तन्यता किस धातु की सबसे ज्यादा होती है, तो वो होती है सोने की। 1 ग्राम सोने को 1 ग्राम सोने से जो हम खींचकर कितना लंबा जो है वो तार बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा जो है वो तार बना सकते हैं 1 ग्राम सोने से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो डक्टिलिटी वाली जो मेटल है वो कौन सी है अपनी, तो वो है गोल्ड। NSSO भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। तो NSSO का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप क्या होगा भाई, तो इसका पूर्ण रूप होगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, जो किस मंत्रालय के अधीन आता है, सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन जो अपना आता है भी कौन सा, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। और इसकी स्थापना जो है वो किस वर्ष में की गई थी, 1950 में जो है वो इसकी स्थापना करने का काम किया गया था। निम्नलिखित में से कौन पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी थी, तो वो कौन थी भाई, पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, तो ये थी किरण बेदी। किरण बेदी ये प्रथम IPS अधिकारी थी, किरण बेदी। और
इन्हीं की बेटी है कौन भाई, साइना बेदी। ये किसकी बेटी है, किरण बेदी की जो है बेटी है। अच्छा, किरण बेदी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, फियरलेस गवर्नेंस। ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में। फियरलेस गवर्नेंस ये किसकी पुस्तक है, तो फियरलेस गवर्नेंस ये पुस्तक है किसकी भाई, किरण बेदी की जो है पुस्तक है। यहाँ पर महिलाओं से संबंधित कुछ बात हुई है, तो भी करंट से अपने जो भी महिलाएं इंपॉर्टेंट है एक बार वो बातें कर लेते हैं। जैसे एक महिला है गीतिका श्रीवास्तव। गीतिका श्रीवास्तव ये प्रेजेंट टाइम में क्या है, पाकिस्तान में उच्चायुक्त हैं भाई। और पाकिस्तान में उच्चायुक्त बनने वाली प्रथम महिला कौन बनी है भाई, गीतिका श्रीवास्तव बनी है। और एक है दीपिका मिश्रा। जो दीपिका मिश्रा हैं ये वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की कैसी महिला हैं, तो दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम एयरफोर्स ऑफिसर हैं भाई। ठीक है, एयरफोर्स ऑफिसर कौन है भाई, भारत की पहली महिला हैं जिनको क्या मिला है, वीरता पुरस्कार जो है वो इनको दिया गया था। और एक महिला है जिनका नाम है सुरभि जखमोला। सुरभि जखमोला, तो सुरभि जखमोला ये विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली प्रथम बीआरओ की जो अपनी अधिकारी हैं वो कौन है भाई, तो वो कौन है, सुरभि जखमोला है। और जया वर्मा सिन्हा ये क्या बनी थी, तो जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अमडी सीईओ कौन बनी थी, जया वर्मा सिन्हा जो है वो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अमडी सीईओ जो है इनको बनाया गया था। क्या प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मिट्टी का अध्ययन करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण है, तो मिट्टी का अध्ययन का जो साइंस होगा वो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा मृदा विज्ञान। ठीक है, तो मृदा विज्ञान के तहत जो है वो किसका अध्ययन किया जाता है, मिट्टी का अध्ययन जो है वो किया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जो किसानों का मित्र है वो किसको कहा जाता है, तो किसानों का मित्र किसको कहा जाता है, केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। और केचुआ किससे सांस लेता है, तो केचुआ जो है वो सांस लेता है किससे, स्किन से सांस लेता है कौन भी, केचुआ। निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, तो ये किया गया था किसको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये 1947 में भारत के क्या बने थे भाई, ये कानून मंत्री इनको बनाया गया था। कानून मंत्री बने थे भारत के पहले कौन थे भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इनके द्वारा जो है वो किसका निर्माण किया गया भाई, संविधान ये का जो जनक है वो भी किसको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और इनकी जयंती कब आती है, तो इनकी जयंती आती है 14 अप्रैल को। और लोकमान्य तिलक ये किसको कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के कैसे मंत्री थे पहले, तो भारत के पहले गृह मंत्री वो कौन थे भाई, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और लाल बहादुर शास्त्री ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद में प्रधानमंत्री बने थे कौन भाई, लाल बहादुर शास्त्री। जो लाल बहादुर शास्त्री हैं इनका निधन कब हुआ था, तो इनका निधन हुआ था 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था 11 जनवरी 1966 को। और इनकी जयंती कब आती है, तो इनकी जयंती आती है कब भाई, 2 अक्टूबर को। ये किसकी जयंती आती है, लाल बहादुर शास्त्री की जो है वो जयंती आती है। अच्छा, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इनकी भारत में सबसे ऊंची स्टैचू किस राज्य में स्थापित की गई है, तो वो की गई है, भी ध्यान रख लेना, तेलंगाना राज्य में भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो स्थापित की गई। और उसकी ऊंचाई कितनी है, 125 फीट जो इसकी ऊंचाई है। और एक है स्टैचू ऑफ नॉलेज, वो भी किसकी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। और वो कहाँ पर है, तो वो है महाराष्ट्र के लातूर शहर में। इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है भाई 70 फीट हाइट है किसकी भाई, स्टैचू ऑफ नॉलेज की, जिसका संबंध किससे है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से है। दाद एक आम त्वचा संक्रमण किसके कारण होता है, तो जो दाद है ये किससे होता है, तो ये होता है कवक से भाई। ठीक है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी ये किसका अध्ययन कहलाता है भाई, कवक का जो ये अध्ययन कहलाता है। और कवक से होने वाली और कौन सी बीमारी है, तो एक एथलीट फुट है भाई। एथलीट फुट ये किसके कारण होता है, तो एथलीट फुट होता है किसके कारण, कवक के कारण ही होता है क्या, एथलीट फुट। और जो दाद होता है अपना ये भी किसके कारण होता है, कवक के कारण ही होता है। अच्छा, विषाणु
से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो डेंगू, डेंगू अपना किससे होता है? वायरस से होता है। कौन से वायरस से? एर्बो वायरस से। और है अपना चिकनगुनिया, चिकनगुनिया भी है अपना किससे होता है भाई? तो चिकनगुनिया भी विषाणु से होता है। हेपेटाइटिस ये भी किससे होता है? विषाणु से होने वाला एक रोग है। पोलियो ये भी एक विषाणु जनित रोग है। जीवाणु से कौन सी होती है? टाइफाइड, टाइफाइड अपना किससे होता है भाई? जीवाणु से होने वाला है अपना रोग कौन सा? टाइफाइड है। हैजा हो गया, हैजा हो गया, पेचिस हो गया, ये किससे होते हैं भाई? बैक्टीरिया से। और जो टीबी है ये भी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है अपना क्या? टीबी। और प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी हैं? तो प्रोटोजोआ से अपनी होती है मलेरिया, मलेरिया। और मलेरिया अपना कौन से प्रोटोजोआ से होती है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होती है कौन सी बीमारी भाई? मलेरिया बीमारी। और एक बीमारी है कौन सी? काला अजार, काला अजार ये भी किससे होता है भाई? प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है कौन सी? काला अजार। ईईजी एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। तो ईईजी का पूर्ण रूप जो है वो क्या होगा? तो जो ईईजी है इसका पूर्ण रूप क्या होगा भाई? तो इसका पूर्ण रूप होगा इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम भाई, ठीक है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इसका यूज अपना मस्तिष्क से संबंधित जो भी समस्या होती है उसकी जांच के लिए होता है भाई क्या? ईईजी। और तो ईईजी का संबंध किससे होगा? तो ये संबंधित है ब्रेन से। और एक टर्म है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हार्ट से, ठीक है। और ईईजी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मस्तिष्क से। निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? तो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो ये करता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसी के द्वारा नियुक्ति की जाती है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की। और प्रेजेंट टाइम में बात करें कि भारत के वर्तमान में महालेखा नियंत्रक परीक्षक कौन है भारत के? तो वो है भाई गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू ये भारत के वर्तमान में क्या है भाई? कैग हैं। और कौन से आर्टिकल से में इसका वर्णन है? तो भारत के कैग का वर्णन है आर्टिकल 148 से लेकर और 151 में किसका वर्णन है भाई? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन है आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक। प्रधानमंत्री जो है ये अपना किसका मुखिया होता है? तो मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री को बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो वो चाहिए भी 25 वर्ष। कितने चाहिए? 25 वर्ष। वर्तमान में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं आपको पता है कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये वर्तमान में भारत के पीएम हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये कौन है प्रेजेंट टाइम में भारत के? DY चंद्रचूड़, ये वर्तमान में भारत के क्या हैं? मुख्य न्यायाधीश हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, ये प्रेजेंट टाइम में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जो राज्यसभा के सभापति भी हैं। पट्टाधिकाल में मल्लिका अर्जुन और विरूपाक्ष मंदिर राजा विक्रमादित्य द्वितीय की 2 रानियों के द्वारा बनाए गए थे जिन पर चालुक्यों की जीत का स्मरण किया गया था। तो ये जो मंदिर हैं वो बनाए गए थे किसके द्वारा? तो ये बनवाए गए थे विक्रमादित्य की 2 रानियों के द्वारा बनवाए गए थे। लेकिन किसकी याद में बनवाए गए थे? यानी कि इन्होंने किस पर विजय प्राप्त करके जो इनका निर्माण करवाया था? तो इन्होंने विजय प्राप्त की थी चालुक्यों ने पल्लव पर, ठीक है। पल्लवों को हरा करके इन मंदिरों का निर्माण जो है वो करवाया गया था। किसके द्वारा? चालुक्यों के द्वारा। अच्छा, गुप्त वंश के शासक कौन थे अपने? यानी कि गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्री गुप्त के द्वारा जो है वो गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन जो है वो किया गया था मुंबई में। तो भारत ने इससे पहले कब की थी ओलंपिक कमेटी की अध्यक्षता? तो ये की थी 1983 में। और अब 40 वर्षों के बाद में फिर से जो है वो इसकी अध्यक्षता की है भारत ने। और भारत ने कहाँ पर हुई? मुंबई के अंदर जो इसकी अध्यक्षता हुई। और कौन सी भी नंबर की अपनी बैठक थी? तो ये थी भाई 141वें नंबर की बैठक थी। और लुसाने के अंदर जो है वो किसका मुख्यालय है? तो लुसाने के अंदर जो है वो IOC का ही मुख्यालय है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने में। और IOC के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है IOC के? थॉमस बक, ये प्रेजेंट टाइम में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के क्या हैं भाई? ये अध्यक्ष हैं। और जूरिक में किसका मुख्यालय है? तो
का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ज्यूरिक के अंदर। और जर्मनी में किसका मुख्यालय है, जर्मनी का एक अपना शहर है, कौन सा, म्यूनिक शहर। तो म्यूनिक शहर के अंदर किसका मुख्यालय है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, म्यूनिक जर्मनी में। और ज्यूरिक में क्या है इसका मुख्यालय है, फीफा का जो है वो मुख्यालय है। 19वें एशियाई खेल में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं, तो 19वें एशियाई खेल में भारत के द्वारा 107 पदक जीते हैं। और इसमें भारत कौन से स्थान पे रहा था, इसमें भारत रहा था चौथे स्थान पे। और पहले स्थान पे कौन सा देश रहा, तो पहले स्थान पे रहा चाइना। चाइना ने टोटल जो है गोल्ड कितने जीते, 201 मेडल जीते, गोल्ड, वो भी ठीक है, गोल्ड जीते। और इसमें जो चाइना है वो क्या रहा, फर्स्ट रहा। और भारत के बारे में बात करें तो भारत ने टोटल गोल्ड कितने जीते, तो भारत ने टोटल 28 गोल्ड जीते, किसके अंदर में, एशियन गेम्स में। और टोटल पदक कितने जीते, 107 जो है वो पदक जीते भारत ने, जिसमें भारत कौन से स्थान पे रहा, फोर्थ स्थान पे। और 19वें एशियाई खेल का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया था, चाइना के हांगझाओ के अंदर जो इसका आयोजन किया गया था। और अभी पैरा एशियन गेम्स चले हुए हैं प्रेजेंट टाइम में, कौन से नंबर के पैरा एशियन गेम्स चले हुए हैं, 4th नंबर के। और कहाँ पर, हांगझाओ चाइना के अंदर जो है चले हुए हैं। और पैरा एशियन गेम्स का शुभंकर ध्यान रख लेना, इसका शुभंकर है फेई फेई। फेई फेई क्या है, इसका शुभंकर है। 2023 का प्रित्जकर पुरस्कार ये किसको दिया गया, तो 2023 का जो प्रित्जकर पुरस्कार है ये मिला सर डेविड चिपरफील्ड को। प्रित्जकर पुरस्कार जो है वो दिया गया। जो प्रित्जकर पुरस्कार है इसको क्या कहा जाता है, वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है प्रित्जकर पुरस्कार को। और प्रित्जकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे भाई, BV दोषी, बालकृष्ण विठल दोषी। और 2023 में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो इनको दिया गया था मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से इनको जो है वो सम्मानित किया गया था, BV दोषी को। जॉर्जिया गोस्पिडेव, इनको कौन सा सम्मान दिया गया है 2023 में, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये दिया गया है जॉर्जिया गोस्पिडेव, जो बुल्गारिया की लेखक हैं। और कौन सी पुस्तक लिखी इन्होंने, तो टाइम सेल्टर के लिए जॉर्जिया गोस्पिडेव को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लुईस कैफिरली, इनको गणित का क्षेत्र में एक दिया जाता है एबल पुरस्कार। तो 2023 का एबल पुरस्कार किसको दिया गया, लुईस कैफिरली को दिया गया। और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, तो इनको व्यास सम्मान से जो है वो सम्मानित किया गया भाई, ठीक है। 32वां व्यास सम्मान ये किसको दिया गया, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। और कौन सी भाषा के लिए दिया गया, हिंदी भाषा के लिए। और कौन से उपन्यास के लिए दिया गया, तो पागल खाना उपन्यास के लिए जो है वो दिया गया भाई क्या, व्यास सम्मान 2022 में, 22 वाला 32वें नंबर का, किसको, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। तो प्रित्जकर पुरस्कार 2023 ये किसको सम्मानित किया गया था इस अवार्ड से, सर डेविड चिपरफील्ड को। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए। तो अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप हमारे परीक्षा बिंदु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।